हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और एक ये क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया डिजीज़ क्रिएट करता है। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर देता है ये, ठीक है। ये डिजीज़ क्रॉनिक है, मतलब ये हमेशा के लिए रहता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। तो हाइपरग्लाइसीमिया, वर्ड हाइपर का मतलब है ज़्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ दे रखी है, नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पेशेंट डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक है। यहाँ पे 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, फास्टिंग का और एक खाना खाने के बाद का। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये अकॉर्डिंगली इसमें लिखी है, इसके हिसाब से होगा। एंड डॉक्टर्स डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए A1C टेस्ट और HbA1c टेस्ट कराते हैं, जिसमें अगर वैल्यू 6% और हाइयर आती है तो इट मीन्स कि जो पेशेंट है वो डायबिटिक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो अभी हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अब इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब है ये पूरा ही इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, मतलब इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता है। तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाता है, जो बीटा सेल्स के नेक्रोसिस की वजह से होता है, मतलब बीटा सेल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये डायबिटीज़ मेलाइटस मेनली चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट्स में पाया जाता है जिनकी एज बिलो 30 ईयर्स होती है, और इसको इसी वजह से इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के 2 सब टाइप हैं, सब टाइप 1A एंड सब टाइप 1B। तो इसमें क्या होता है, सब टाइप 1A में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, मतलब ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मतलब ये हो गया कि इम्यून सिस्टम का जो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं बीटा सेल्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इन सब टाइप 1B आइडियोपैथिक मीन्स होता है जो जिसका कॉज पता ना हो हमें, या जो स्पॉन्टेनियसली हो जाती हैं चीज़ें, उसको हम आइडियोपैथिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने लगती है और डेवलपमेंट होने लगता है कीटोसिस का। कीटोसिस मीन्स व्हेन बॉडी बर्न्स फैट फॉर एनर्जी इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। इट मीन्स कि बॉडी फैट को तोड़ना शुरू कर देती है एनर्जी के लिए, जबकि उसे ग्लूकोज को तोड़ना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो इस टाइप के डायबिटीज़ को डायबिटीज़ सब टाइप 1B आइडियोपैथिक डायबिटीज़ कहते हैं, जिसका कॉज अननोन है, अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे पूरा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टमक क्या करता है, हमारे फूड का जो भी हम खाना खाते हैं उनका ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में उनका ब्रेक डाउन करता है। अब जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटर करते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब पेनक्रियाज जो होता है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। तो इंसुलिन जो मैं बोल रही थी वो यहीं से होता है, प्रोडक्शन इसका पेनक्रियाज से ही होता है, ठीक है। तो पेनक्रियाज से जो प्रोडक्शन होता है इंसुलिन का, और ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड में जाता है, और जाने के बाद वो सेल तक, सारे सेल तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि विदाउट इंसुलिन हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस केस में मेनली ये होता है कि पेनक्रियाज में जो प्रोडक्शन इंसुलिन का नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, उसकी वजह से ये ब्लड स्ट्रीम में ही सारा ग्लूकोज रुक जाता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो सेल तक प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि इसमें इतनी टेंडेंसी ही नहीं है कि उसको वो इंसुलिन के साइड बाइंड करके उसको सेल तक पहुंचा दे। तो ये था हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। नाउ कम ऑन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज प्रॉपरली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इट मीन्स कि इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट इसका सिक्रीशन या डिले हो जाएगा, या फिर पेरिफेरल टिश्यू जो होते हैं वो इसके जो सिक्रेशन हो रहा है उसको रजिस्ट कर देगा, रोकेगा, उसको आगे काम नहीं करने देगा। तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। इसमें जो पेरिफेरल टिश्यू मीन्स ये हो गया कि पैनक्रियाज के आसपास के वाले जो टिश्यू हैं, लाइक लिवर हो गए, मसल्स हो गए, तो ये सब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे, कहेंगे भाई रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, हम तुम्हें आगे का काम नहीं करने देंगे। जैसे लाइक बहुत लोगों को मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी, और काम धंधा नहीं करते, पूरे दिन बेड पे पड़े रहते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ये होता है। और इसका
कॉज जो है वो नोन है, मतलब कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। एंड हमारे पास एक और डायबिटीज़ आता है, उसका नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब जेस्टेशनल पीरियड से रिलेटेड है, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है ये, ठीक है। और इसका जो रिस्क फैक्टर है वो बिटवीन 3% टू 13% ऑफ द वुमेन में होता है, और ये हार्मफुल भी होता है, बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ये ओवर हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। बट वो वुमेन्स जिनको जेस्टेशनल पीरियड के दौरान ये डायबिटीज़ हो चुका होता है, उनको फर्दर लाइफ में आगे जाके रिस्क हो सकता है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस रिपीट हो जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब जल्दी से हम 2x के स्पीड में कॉजेज़ देख लेते हैं। तो चलो हम टाइप 1 डायबिटीज़ के कॉज देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टाइप 1 जो है वो आइडियोपैथिक है, मतलब इसका एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं चला है। बट ऐसा बोला गया है कि जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऑटो इम्यून फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, ठीक है। और अगर कोई ट्विन्स है उसमें अगर एक को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो 50% चांसेस हो सकते हैं कि दूसरा वाला भी डिजीज़ कंटेन करे। एंड जीन्स जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें, क्योंकि 50% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री रह चुकी है और वो मोर ससेप्टेबल होते हैं इस डिज़ीज़ के। ससेप्टेबल मतलब कि प्रॉन प्रॉन मतलब कि आप किसी डिज़ीज़ के लिए बहुत जल्दी एक्सेप्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑटो इम्यून। अब आते हैं हम ऑटो इम्यून फैक्टर्स पे। ऑटो इम्यून मतलब खुद ब खुद इम्यून जनरेट हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को जैसा कि पता है, इसमें मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि सबको पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है। कोई भी हमारी बॉडी में एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, और जो इम्यून सिस्टम में वर्क करता है और वो बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे हेल्पर सेल्स होते हैं जो हेल्प करने आते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो हमारे जो बाहर से जो पार्टिकल्स या एंटीजन गया है, ठीक है, उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैक्रोफेजेस आता है, फिर उसके बाद जो हमारे बीटा सेल्स, बी सेल्स होते हैं, वो टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं कि भाई हेल्पर सेल को बुलाते हैं कि आओ आओ हेल्प करो, हमारी लड़ाई में हेल्प करो, ठीक है। तो ये टी सेल्स आके क्या करते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको मारना शुरू कर देते हैं। खूब बढ़िया वाली लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसके बाद हमारी बॉडी में जो भी बीमारी होती है जिससे हम जंग लड़ते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मेनली ये काम होता है हमारी बॉडी के पूरे इम्यून सिस्टम का, जो मैंने 1 मिनट में बता दिया आपको। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि इसमें बीटा सेल्स जो होते हैं वो खुद ब खुद ऑटो एंटीजन एक्ट करने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं CD4 प्लस टी सेल्स को, ठीक है। टी जैसा कि मैंने बताया हेल्पर सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट होता है, हेल्पर सेल होते हैं, वो मारने धारने के लिए आ जाते हैं कि भाई इसने तो ऑटो एंटीजन दिखा दिया, अब तो हमें जाना है काम करने, ठीक है। तो ये सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मार धाड़ करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सारे बीटा सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो ज़रूरी होते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तभी होता है जब उसमें बीटा सेल सही से वर्क करे, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में, इसमें वायरल इन्फेक्शंस लाइक मम्प्स, मिसल्स, वायरसेस और सम ड्रग्स, और जोग्राफिकल एंड सीजनल वेरिएशन की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ इंड्यूस हो जाता है। नाउ कॉमन कॉजेज़ ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का कॉज नोन है, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जेनेटिक फैक्टर का। तो ये होता है जीन्स पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर आइडेंटिकल ट्विन्स है तो उनको 80% चांसेस होंगे कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कंटेन करे। उसमें से एक, अगर एक को है तो 80% चांसेस होता है कि उसको हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब जो एक ही एग से फर्टिलाइज होते हैं या एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, उसको आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, जिनका सेक्स सेम होता है, ठीक है। एंड इसमें इफ पेरेंट्स कंटेन करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 तो ऑफस्प्रिंग के चांसेस होते हैं 50% और मोर रिस्क कि वो जो उनका बच्चा है या जो उनका बेबी है वो कंटेन कर सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड अदर फैक्टर सच एज ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स में हमारे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड लो लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आती है, जिसमें जैसे हम आजकल के टाइम पे हम काम धंधा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, हमें बीपी हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। तो हम कुछ बीमारियों के लिए तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्लीज़ हमें उसका ध्यान रखना चाहिए।
एंड नाउ इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में लेक ऑफ रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन सिक्रेटेड, मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था, पेरिफेरल टिश्यू के द्वारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है कि नहीं भाई हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, काम नहीं करने देंगे, ठीक है, रुक जाओ ऐसा वाला, ठीक है। एंड 4 इज़ इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कंपनसेट करने के लिए भर भर के प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मतलब शुरू में क्या होता है कि भर भर के इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया, इतना प्रोड्यूस हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि वो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि बाद में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है कि फिर बाद में क्या करता है, बीटा सेल्स कैपेबल नहीं रह पाता एडिक्वेट इंसुलिन प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इसमें ये होता है। फिफ्थ इज इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज सिंथेसिस। अब यहाँ पे हेपेटिक वर्ड जो है वो लिवर से रिलेटेड है, तो इसमें लिखा है इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज सिंथेसिस, मतलब कि लिवर में ग्लूकोज का भर भर के प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन का रोल होता है वो ये भी एक दूसरा रोल ये भी होता है कि वो सप्रेस करता है ग्लूकोजेनेसिस इन लिवर में जो ग्लूकोज बन रहा है उसको सप्रेस करता है, कम करता है, ये इंसुलिन का दूसरा काम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे लिवर जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, कहता है भाई मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा और मैं तुझे आगे का काम करने ही नहीं दूंगा, तेरा जो काम है ना सेकंड थिंग वो मैं करने ही नहीं दूंगा, मेरे को भर भर के प्रोडक्शन करना है, और वो उसको रजिस्ट कर देता है और वो भर भर के ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कॉज हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है ये, और प्लेसेंटा जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जो प्रेग्नेंट वुमेन के सेल्स को लेस सेंसिटिव बना देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ब्लड शुगर लेवल जो होता है बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। वुमेन आर ओवरवेट व्हेन दे आर गेट प्रेग्नेंट और हु गेन टू मच वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ये तो जेस्टेशनल पीरियड के टाइम पे होता है, ठीक है। ना अब मैं कोशिश करूंगी पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से समझाने की, टाइप 1 एंड टाइप 2 बोथ की। तो टाइप 1 में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाता है और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन मतलब बीटा सेल्स का डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से बीटा सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ठीक है। ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी हो गई टाइप 1 की, ठीक है। अब नाउ कॉमन टाइप 2, इसमें जेनेटिक फैक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स है वो, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने लगता है बॉडी के अलग जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। बीटा सेल्स डिसरेगुलेशन हो जाता है, डिसरेगुलेशन मतलब कि वो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है बीटा सेल्स में, तो वो सही से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाता है, मतलब कि ग्लूकोज की जो टॉलरेंस की ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से बीटा सेल इनसफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया उनको सिम्टम्स रेज हो सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा, पॉलीयूरिया, एक्सेस यूरिनेशन होगी, पॉलीडिप्सिया, एक्सेस थर्स्ट होगा, पॉलीफैगिया, इंक्रीज हंगर होगा, वीकनेस इन बॉडी ड्यू टू लेस यूज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वेट लॉस हो जाएगा, कीटोसाइडोसिस। कीटोसाइडोसिस का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो बॉडी है वो ग्लूकोज की जगह फैट को बर्न करने लगता है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक फेज होता है, खतरनाक चीज़ होती है हमारी बॉडी के लिए। ब्लड डिवीजन हो जाता है। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के हैं हो सकते हैं इंक्रीज हंगर, इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, ब्लरी विजन हो जाता है और वीकनेस हो जाती है। एंड अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में डॉक्टर्स कराते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ठीक है, एंड ब्लड टेस्ट जिसको मैंने ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट HbA1c बोला था पहले ही, एंड यूरिन टेस्ट कराते हैं। एंड नाउ ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जरी आता है, ठीक है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में वो चीज़ें जो हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, सही करके, सुधार करके हम ठीक कर सकते हैं, तो ये उसमें आ जाएंगी। फार्माकोलॉजिकल जिसमें हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, एंड सर्जिकल जिसमें हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमें हाई प्रोटीनियस फूड खाने हैं, अवॉइड करना है फैटी और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स, बॉइल्ड और स्टीम फूड भी खाने हैं, डोंट यूज़ एक्सेस ऑफ ऑयल एंड इन कुकिंग, अवॉइड अल्कोहल करना है, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, तो सब में ही आ जाएगा, आप पॉइंट लिख सकते हैं। वेट कंट्रोल करना है, हमें एक्सरसाइज डेली करनी है, रेगुलर वर्क करना है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास जो कुछ मेडिसिन होती है उनको दे सकते हैं डॉक्टर, और सर्जरी में अगर हमें
सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ी तो हम कराएंगे। और सर्जरी इज़ डन रेयरली, बहुत कम केसेस में सर्जरी होती है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन होता है बीटा सेल्स, जो मतलब मैंने पहले भी बताया कि जो ज़रूरी होते हैं पैनक्रियाज में इंसुलिन के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो बीटा सेल्स का ट्रांसप्लांट करके हमारा इंसुलिन को प्रोडक्शन करवाया जाता है, ठीक है। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी होती है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी ऑल अबाउट डायबिटीज़ एंड देयर टाइप्स एंड देयर पैथोफिजियोलॉजी, देयर कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड टेस्ट। यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ में इतना कुछ रटने वाला है नहीं। और आप अगर टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज़ के जो डेफिनेशन है वो एक एक वर्ड अच्छे से समझ के पढ़ें और एक एक वर्ड का मीनिंग पता करके पढ़ें, तो ये आप इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। आप इसके कॉजेज़ बहुत ईज़िली लिख सकते हैं, आप इसके पैथोफिज़ियोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे एंड आप सब कुछ बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं अगर आपने डेफ़िनेशन बस अच्छे से पढ़ी हो। डेफ़िनेशन को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और इसके बारे में फाड़ के पेपर लिख के आना। दैट्स ऑल फॉर डायबिटीज़। एंड आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।